नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीतिक तासीर यह है कि यहाँ सिर्फ टू पार्टी सिस्टम है, यानी एक बीजेपी और एक कांग्रेस। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं थर्ड फ्रंट की, क्योंकि पहले किसी ज़माने में तीसरे मोर्चे के रूप में कभी समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे तो कभी बहुजन समाज पार्टी के। लेकिन इस बार कोशिश हो रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या उसके अलावा एआईएम के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी की पार्टी हो, उसके अलावा अब तीसरा एक और प्लेयर मैदान में है, वह भीम आर्मी पार्टी के चीफ आज़ाद समाज पार्टी के नाम से वो एक नई पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारने जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज मौका था भीमराव अंबेडकर की जयंती का, और इस मौके पर चंद्रशेखर रावण भी मौजूद थे महू में, जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। और वहाँ से जो चीज़ निकल कर आई है वो ये कि मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेस, गैर भाजपा को लेकर अब तीसरा फ्रंट तैयार हो रहा है, और उसकी अगुवाई एक तरह से चंद्रशेखर रावण की पार्टी करेगी, यानी आज़ाद सामाजिक पार्टी। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं रमेश सिंह जी, और बहुत जल्द जुड़ेंगे स्टूडियो में योगीराज योगेश जी, पत्रकार साथी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपसे, कि बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि मध्य प्रदेश में मतदाताओं के लिए बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा फ्रंट नहीं है, और तीसरे फ्रंट की कोशिशें ना हुई हो ऐसा नहीं है, बहुत कोशिशें हुई। उस कोशिश में बहुजन समाज पार्टी ने कभी कुछ साल तक दम दिखाया, और कभी समाजवादी पार्टी ने भी दम दिखाया, और कुछ साल तक तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कोशिश की, लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा रंग नहीं ला पाया। लेकिन अब हम बात करें तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावण, ये कोशिश कर रहे हैं, और पहले से ही दो प्लेयर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी दम मारेंगे इस बार, और बहुजन समाज पार्टी भी, जो मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर के इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर बसपा और सपा का असर रहा है। आपको क्या लगता है कि तीसरा मोर्चा जब मैदान में आएगा तो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो इस साल के अंत में यानी दिसंबर में होने जा रहे हैं, क्या कुछ सीन बदलेगा, या बीजेपी कांग्रेस को कुछ नफा नुकसान होगा? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की संभावना हमेशा से रही है। जी। हम किसी भी चुनाव में देखें, भले कई बार ये दिखता है कि एक उम्मीदवार जीता, दो उम्मीदवार जीते। अगर हम पिछले चुनावों पर गौर करते हैं तो राघवेंद्र जी, एक चीज साफ दिखती है कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी विचारधारा के लोग, या यूं कहें कि आदिवासियों का नेतृत्व करने वाली गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ये ऐसे राजनीतिक दल रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी को भी ले लें हम, जी। जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आंकड़ा तो दहाई के करीब तक पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि एक या दो सीटें ही जीती। हमें याद है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कभी 7 सीटें जीती है, बसपा की भी यही स्थिति रही है। तो संभावना मध्य प्रदेश में तीसरे दल की रही है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है कभी भी तीसरे दल ने एक ज्वाइंट होके, या यूं कहें तीसरा मोर्चा पूरी ताकत से बना के चुनाव लड़ने की कोशिश की है, लेकिन लड़ नहीं पाई, ये हम कह सकते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग 10 से 12% वोट ऐसा है जो तीसरे मोर्चे, या यूं कहें कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा चला जाता है। 12 से 14% वोट अगर हम देखते हैं तो संभावना तो तीसरे दल की है। दो दल से चुनाव होते आ रहे हैं, द्विदलीय चुनाव है हमारे यहाँ, तो तीसरे दल की संभावना हम पिछले चुनावों के आधार पर देखते हैं। जी। क्या रावण की पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज अलग और आप अलग, तो इनका वोट बंटवारा हो जाता है। जो बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक है वो लगभग इंटैक्ट रहता है, एक स्थिर बना रहता है। हम कांग्रेस की बात करें तो वो 30 से ऊपर शुरू होती है, 30% से ऊपर। बीजेपी भी 30-35 से ऊपर शुरू होती है। तो इन राजनीतिक दलों का वोट बैंक स्थिर है। लेकिन जो तीसरे दल का वोट होता है, या इन दो दलों के अलावा वोट होता है, वो बट जाता है। और कई बार कांग्रेस या बीजेपी कोशिश कर लेती तो उसमें सेंधमारी कर लेती है। यही कारण है कि बीजेपी आगे निकल जाती है कई बार। अगर वाकई में इस बार कोई दल या एक ज्वाइंट फ्रंट बनता है तीसरे मोर्चे का, तो मुझे लगता है कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार तीसरे दल के लिए संभावना कहीं ज्यादा है।
क्योंकि हमने नगरीय निकाय चुनाव में देखा कि आम आदमी पार्टी भी सफलता हासिल कर गई। अगर ये ज्वाइंट होकर चुनाव लड़ते हैं तो तीसरा मोर्चा खड़ा हो सकता है, और अगर ये खड़ा होता है तो कई इलाकों में मुझे लगता है नुकसान कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा होगा। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं कि अगर तीसरा फ्रंट आता है, थर्ड फ्रंट आता है, तो बीजेपी के लिए जो उनके लीडर हैं उनके लिए संभावनाएं थोड़ी सुखद हो सकती है। अभी जो कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है, नेक टू नेक फाइट है, लेकिन हम इसी पर लौटेंगे कि ये अचानक से कैसे हो रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जो हैं वो सामाजिक दल हैं, उनका भीम आर्मी जो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो आज़ाद नाम से एक पार्टी लेकर आ रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि इसके पीछे कौन होंगे, ये भी बात आगे पीछे निकल कर आएगी। फिर ओबीसी की पार्टी का भी जिक्र होगा, क्योंकि अभी तक लोग बोलते हैं कि ओबीसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी को भी लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भी भाजपा की बी टीम है। तो ये जो चंद्रशेखर रावण हैं, ये किस ढंग से राजनीति करेंगे और उनकी राजनीति का लाभ किसे होगा, नुकसान किसे होगा, इसको लेकर भी लोग चंद्रशेखर रावण की पार्टी की जो नीति रीति है उसके हिसाब से उसका एक्शन तय करेंगे कि वो किसके पक्ष में जा रहा है और किसके खिलाफ जा रहा है। तो ये सारी बातें मुझे लगता है कि दिसंबर तक बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी। अभी तो जो आम आदमी पार्टी की बात है वो अपने आप को तीसरे मोर्चे की लीडर बता रही है और देश भर में इस पर बातचीत हो रही है। तो चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी पत्रकार योगीराज योगेश भी, और टेलीफोन लाइन पर हैं रमेश सिंह जी भी। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। दरअसल ये जो सारा मामला है कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सामाजिक संगठन अचानक ही जनता के बीच में सक्रिय नहीं होता। उसके पीछे जो काम करने वाली ताकतें होती है वो बड़ी पैसे में भी मजबूत होती है और उनके अपने लिंक भी होते हैं और उनके अपने फ्रंट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी काम रमेश जी अब बिना पैसे के नहीं होता है। चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक दल को चलाना हो, ये बहुत बड़ा खेल है इसमें पैसे का। आपको लगता है कि जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है उसके पीछे भी क्या चंद्रशेखर रावण का अचानक से आ जाना किसी नई रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और खेल है? आपकी राय? राघव जी, आपने न्यूज में जॉर्ज सोरस को सुना होगा। जॉर्ज सोरस खूब चर्चा में रहे थे और वो ईसाई भारत में हिंदुत्व को चोट पहुंचाने के लिए बहुत सक्रिय रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, खासतौर से ये जो ईसाई संस्थाएं हैं, ये भारत में अरबों रुपए का फंडिंग करती है और ये फोर्ड फाउंडेशन इस मामले में बहुत बदनाम रहा, जिसे मोदी जी ने बहुत कुछ हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन फिर भी विदेशों से फंडिंग अभी भी हो रही है और हर पार्टी को भारत में जितने भी मेरे ख्याल से हजार संगठन हो गए जिनको इस काम के लिए फंडिंग करते थे, वो जैसे ही यहाँ कोई उभरता हुआ चेहरा देखते हैं भारत में जो कि भारत के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर सके, भारत में सामाजिक स्तर पे फूट डाल सके, सनातन धर्म की जो मुख्य धारा है उससे काट के लोगों को उसको खर्च कर सके, इसके लिए वो कई तरीके से यहाँ उनके बहुत सारे एजेंट भी है, राजनीतिक स्तर पे भी है, सामाजिक स्तर पे भी है और उनकी के वो इस काम को अंजाम देते और इसमें कोई शक नहीं है कि अरबों रुपए की जो फंडिंग हो रही है उसमें आज जो भारत में जो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है तो वो है चंद्रशेखर आजाद के साथ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक है। चंद्रशेखर आजाद नहीं, इनकी पार्टी का नाम आजाद है, ये तो लिखते हैं चंद्रशेखर रावण जी। चंद्रशेखर रावण बहुत ज्यादा आक्रामक है। दलितों को भड़काने के मामले में उसके जो भाषण है वो बहुत भड़काऊ है। तो ऐसे लोग उन ताकतों को बहुत ज्यादा मुफीद होते हैं। जी, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि ये जो आपने बातचीत की है ये पूरी चर्चा का एक अलग एंगल है कि दूसरे जो देश के लोग हैं वो भारत में उन लोगों पर नजर रखते हैं जो सामाजिक रूप से किसी चीज को प्रभावित करने की ताकत रखते हों। अब इस मामले में चंद्रशेखर रावण भी उनके, मेरे ख्याल से टारगेट तो नेगेटिव शब्द होगा, लेकिन उनके पसंदीदा चेहरा हो सकते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद अगर कोई सामाजिक आंदोलन कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी चलाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि उनके लिए फंडिंग कहाँ से होगी, पैसा कितना आएगा, क्योंकि फंड के मामले में तो मेरे दोनों पत्रकार साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि कांग्रेस जैसी सबसे पुरानी पार्टी भी चुनाव लड़ने के मामले में उसको पसीने आते क्योंकि पैसा बहुत खर्च होता है। तो फिर चंद्रशेखर जी की आज़ाद पार्टी को पैसा कहाँ से आएगा
और वो पैसा किन किन के जरिए मिलेगा, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि 2-4 महीने में बहुत निकल कर सामने आएंगी। योगीराज जी, मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं और उसमें लगभग 50-60 सीटों का ऐसा फिगर है जहां आदिवासी सीधा उसको प्रभावित करता है। अगर इसमें आदिवासी दलित का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो फिर ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए तकलीफदेह होगा। लेकिन अभी तक तो ये समझ में आया कि बीजेपी तमाम इस तरह की थर्ड फ्रंट का उपयोग अपने लाभ के लिए करती है, या ये कहें कि संयोग से थर्ड फ्रंट जब भी लड़ता है भाजपा को फायदा होता है, क्योंकि वो कांग्रेस के वोट काटता है। चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बात करें या कई बार ये होता है कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें, समाजवादी की पार्टी बात करें, तो ये सारी पार्टियां कमजोर वर्ग, दलित वर्ग या मुस्लिम वर्ग के वोट लेती है। और ये सारा जो वोट बैंक है, किसी जमाने में कांग्रेस का एक मुश्त वोट बैंक हुआ करता था। तो अगर ये वोट टूटता है तो फायदा कांग्रेस को होगा, बीजेपी को होगा, या थर्ड फ्रंट अपने आप को एक तरह से इमर्ज कर पाएगा, ये सब चीजें चर्चा में रहेंगी। आपकी राय कि चंद्रशेखर रावण जी जिस ढंग का मूव कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव को लेकर, आपको क्या लगता है कि इस बार का चुनावी ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? देखिए राघवन जी, पॉलिटिकल एनालिटिक यदि आप बात करें, सीटों की वाइज भी आप बात करें, तो मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं कि 35 के सीट आसपास एससी वर्ग की हैं और एसटी वर्ग की 45-47 के आसपास सीटें हैं। और 2018 के पहले तक ये वर्ग भरपूर रूप से भाजपा को समर्थन देता आया था और इन 35 में से करीब 28 से 30 के सीट बीजेपी को मिलती थी और 47 में से करीब 35 तक सीटें मिली। 2018 में मामला उलट गया और बीजेपी को 50% सीटें कम मिली। और यही वजह था, ये जो ट्राइबल बेल्ट है जिसमें जयेश जैसा संगठन आया था, इन्होंने बहुत वोट काटे और सीटों में भी उनको तब्दील किया। तो 2018 में एकदम आंकड़ा उलट गया। तो ये जो अपन बात अक्सर करते हैं कि ये जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के वोट काटते हैं, लेकिन 2018 में ये स्थिति उल्टी एकदम से। लेकिन मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। चाहे वो थर्ड फ्रंट कभी भी बनाओ, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 2008 के चुनाव में सबसे ज़्यादा सीट मिली थी 11 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को। इससे ज़्यादा सीट कभी किसी मोर्चे को, कभी किसी, चाहे वो समाजवादी रहा हो चाहे कोई रहा हो, 11 सीट से ज़्यादा कभी नहीं मिली। वो मैक्सिमम था इनका। तो इनकी लिमिट 10, 11, 8, 10 के आसपास रहती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े बड़े वादे करके, बड़े बड़े दावे करके आते हैं, चुनाव मैदान में उतरते हैं। और मज़े की बात यह भी है कि आजकल दलित होना, आदिवासी होना, ये सत्ता प्राप्ति की बहुत आसान श्रेणी हो गई है। आप यदि इस दो वर्ग में से आप आते हैं तो सबके चाहते हैं आप, चाहे भले आप तीसरे मोर्चे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी आपको तवज्जो देता है। क्या कारण है? ये जो चंद्रशेखर रावण जैसा आदमी, पिछले 4-5 सालों के पहले इसको कोई नहीं जानता था, लेकिन चूंकि उन्होंने दलित के लिए मूवमेंट चलाए, किसान आंदोलन में भी हिस्सेदारी की, सारे राजनीतिक दलों को चहेते हो गए, क्योंकि इन वर्ग से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता। एक जमाना था जब काबिल लोग, डॉक्टरेट लोग, वकील लोग, इन लोगों को तवज्जो दिया करते थे। आज आपकी काबिलियत दलित और आदिवासी बना हो गया। ये अलग बात है कि आप में काबिलियत है या नहीं है, लेकिन यही अपने आप में बहुत बड़ी डिग्री है कि आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, आप दलित समुदाय से आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुनाव लड़ने के पहले ये तमाम तरह की बातें करते हैं कि साहब हमारी इतनी हिस्सेदारी है, हमारा इतना वोट है, तो हमें सरकार में इतना हिस्सा मिलना चाहिए, उतना हिस्सा मिलना चाहिए, और हम आ गए तो ये कर देंगे और वो कर देंगे। होता है क्या है, ये जीतते 2, 4, 5 सीटें हैं और ये जिन दलों को गरियाते हैं चुनाव के पहले, चुनाव के बाद उन्हीं दलों के साथ हो जाते हैं। आप ये बताइए 8-10 सीटें जीतने के बाद ये क्या कर पाते हैं? ये जो सत्ता के नज़दीक जो पार्टी होती है, ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो कुल मिला के आप अपनी एक अलग राजनीति चलाना चाहते हो, उसमें 2-4 नेता समय समय पे पैदा होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश में काशी राम हो गए, फिर मायावती हो गई, अब ये नई लीडरशिप डेवलप हो गई। तो ये 2, 4, 5, 10 सीटों पर इफेक्ट करते हैं और इनका असर केवल यही होता है कि सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ते हैं और जो सत्ता बनने के बाद उन्हीं दलों के साथ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो समाज में बदलाव के लिए सत्ता जरूरी है, ये अरविंद केजरीवाल से लेकर चंद्रशेखर रावण तक यही कह रहे हैं कि अगर समाज को बदलना है तो हमको सत्ता में आना पड़ेगा। लेकिन संदीप जी, दरअसल सत्ता में आने के पहले जो भाषा शैली है, किसी भी की भी हम बात करें, जो नया प्लेयर मैदान में आ रहा है, वो उसकी भाषा बड़ी आक्रामक होती है और आक्रामक होने के बाद फिर वो एक तरह से अभद्रता पर उतर आते हैं। लोगों को आक्रोशित करने के लिए जिस ढंग की भाषा का इस्तेमाल मंचों से होता है, वो इतनी तीखी होती है,
इतनी नफरत फैलाने वाली होती है कि उसको लेकर समाज के बंटने की, समाज में हिंसा पैदा करने की बातें भी आती है। और चुनाव आयोग से लेकर हम सब इसकी कई बार बातचीत कर चुके हैं कि नेताओं के बिगड़े बोल, लेकिन जो नया प्लेयर है उसकी तरफ लोग आकर्षित है, इसके लिए वो ऐसी बातें करता है कि लोगों को हिंसा के लिए भी वो कई बार प्रेरित करते हैं। अखबार की दुनिया में कहा जाता है, मीडिया की दुनिया में, कि अगर आदमी को कुत्ता काटता तो कोई खबर नहीं होती, लेकिन कुत्ता अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो खबर बन जाती। वैसे ही लोग कब देखते हैं, जब आप सामान्य कपड़े पहन के जाते हैं तो कोई नहीं देखता, लेकिन आप चड्डी को आप ऊपर पहन लें और बनियान को नीचे पहने तो सब लोग आपको देखेंगे। तो ऐसी अटपटी बातें अब सियासी दल के लोग भी करने लगे, खासतौर से जो नए लीडर हैं। क्या ये दलित और आदिवासियों के नाम पे जिस ढंग की राजनीति देश में चल रही है, जिस आक्रामकता की बात हो रही है, उसको लेकर आपके ख्याल जानना चाहते हैं कि युवाओं को हिंसा की तरफ धकेलना। अभी मध्य प्रदेश के 5 जिले ऐसे थे जहां आदिवासियों के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है और भरपूर कटाई हो रही है। सरकार इसलिए उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करे क्योंकि मामला चुनावी साल का है, वोट बैंक का है, इसलिए वो जो भी हिंसा करेंगे, जो भी जघन्य अपराध करेंगे, वो सारे अभी कबूल करने लायक है। आपकी बात की ये जो सियासत है किस तरफ जाने वाली है, चाहे चंद्रशेखर रावण की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस थोड़े से राष्ट्रीय दल हैं तो वो एक तरह से नियंत्रित होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं। इनके पास कोई कंट्रोल का मीटर नहीं है। आगे सियासत का रूप क्या होने वाला है? देखिए राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, जो नए प्लेयर आते हैं राजनीति में, उन्हें ये लगता है कि दूसरे को गाली देंगे तो हम अपने लोगों को एकजुट कर लेंगे। पहले तो कोशिश ये होती है, ये बताने की कोशिश होती है कि पुरातन काल से हमारे वर्ग पर अत्याचार हुए हैं, हमें अछूत करार दिया गया है। एक आदिवासी की बात करता है, एक अल्पसंख्यक की बात करता है, एक जाति विशेष की बात करता है। उन्हें ये लगता है कि हम अपने जाति के लोगों में दूसरे को गाली देके, दूसरे को अपमानित शब्द का प्रयोग करके अपने लोगों को खुश कर लेंगे। इसका बड़ा कारण राघवेंद्र जी ये है कि ये जो जातिगत राजनीति जो लोग कर रहे हैं, उस वर्ग में शिक्षा का अभाव है। मूल कारण ये है कि वो शिक्षित नहीं है, उनका शिक्षा का प्रतिशत कम है। जब जिनके पास ज्ञान नहीं होगा, जो शिक्षित नहीं होंगे, उन लोगों को इकट्ठा करना दूसरे को गाली देके बड़ा आसान होता है। यही कोशिश, चाहे आप बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, चाहे आप रावण की बात कर लीजिए, चाहे आदिवासियों का जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी बात कर लीजिए, वो आदिवासी की शिक्षा की कभी बात नहीं करेंगे। वो सवर्ण को गाली देंगे और आदिवासी के हित की बात करेंगे कि इन सवर्णों ने आदिवासियों को ऐसा कर लिया, दलितों के साथ ऐसा कर लिया। तो वो बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि आज हम परेशान हैं, मान लीजिए हम पिछड़े हुए हैं, तो हमें ये लगता है कि इस वर्ग के कारण हम पिछड़े हुए हैं। तो जब आपके ऐसा लगता है आपको कि हमारे दिल की बात कह रहा है सामने वाला, तो आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इन नेताओं को बजती हुई तालियां ये बताती हैं कि उनकी कही गई बात लोगों को पसंद आ रही है, और यही कारण है कि इस तरह की राजनीति शुरू हो गई है जो बेमनस्यता पैदा कर रही है। राघवेंद्र जी, आप ये देखिए कि वर्ग भेद पैदा होता जा रहा है, सामाजिक सद्भाव जो हमारा ताना बाना था वो बिगड़ता जा रहा है। आज एक वर्ग दूसरे वर्ग के साथ खड़े होने तैयार नहीं है। ये सारे कारण हैं राजनेता, जो नए प्लेयर राजनीति में आ रहे हैं, जो जातिगत आधार पर राजनीति करते हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं। मेरा संदीप जी, मेरा सवाल यही है कि जो ये नए प्लेयर आ रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है कि ये अपने आंदोलनों को इस ढंग से मूवमेंट चला रहे हैं कि वो एक राज्यों में काम कर रहे हैं। जबकि मैंने कहा कि कांग्रेस जैसी पार्टी भी इलेक्शन लड़ने में उसको पसीना आता है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है। इलेक्शन का मामला अब सस्ता नहीं है। तो ये जो नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनके पीछे कौन पैसा लगा रहा है, कौन है जो इनको संगठन करके इनको बाकायदा हर फ्रंट पे मजबूत कर रहा है? तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ग संघर्ष की बात समाज में हो रही है, कहीं ना कहीं जातियों को बांटने की बात हो रही है, ये एक सियासत का मुद्दा तो हो सकती है, हमेशा रही है, लेकिन उसमें जो आक्रामकता है, उसमें जो नफरत है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह हो सकती है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं राघवेंद्र जी। मैं ये नहीं कहता कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं वही इनको प्रमोट करते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी फंडिंग इनको पैदा कर देगी? मुझे नहीं लगता। जब आज हमारे यहाँ एफसीआरए पे इतनी रोक लगी हुई है, क्या इन नेताओं को फंडिंग ऐसे हो जाएगी? मुझे राघवेंद्र जी ये लगता है कि जो हमारे देश की बड़े राजनीतिक दल हैं, वही इन छोटे और नए प्लेयरों को प्रमोट करते हैं। आप ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे का संकट होता है, बीजेपी कह सकती है कि हम सब किसी को फंडिंग नहीं करते, लेकिन क्या आपको लगता है ये छोटे छोटे दल इतने ताकतवर कैसे हो जाते हैं?
एक तो सबसे बड़ी चीज है राघवेंद्र जी, अगर आप बहुत वैसे आप जर्नलिस्ट हैं, हम जानते हैं, क्या इनके वर्ग से जुड़े हुए ब्यूरोक्रेट्स इनकी मदद नहीं करते? ये छुपा है क्या किसी से? बिल्कुल जिन वर्गों से ये लोग आते हैं उस वर्ग के ब्यूरोक्रेट्स इनको प्रमोट करते हैं, बिल्कुल फंडिंग करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आपने दो मुद्दे उठाए कि एक तो ब्यूरोक्रेट्स मदद करते हैं जो इनकी वर्ग के होते हैं, दूसरा वो पार्टियां भी मदद करती हैं जिनके इनके खड़े होने से जिनको फायदा होने वाला होता है। तो ये हर राज्य में अलग अलग गणित होते हैं, उस हिसाब से लोगों को घटाते और बढ़ाते। मैं लौटूंगा आपके पास रमेश सिंह जी। एक आंदोलन हुआ था शाहीन बाग सीए एनआरसी को लेकर, उसमें भी कहा गया था कि पैसा विदेशों से आ रहा है। किसान आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि पैसा फंडिंग विदेशों से हो रही है। अब देश के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। तो ये जो पार्टियां हैं अगर ये तेजी से आगे बढ़ेंगी तो संदीप पौराणिक जी ये कह रहे हैं कि इसमें बड़े राजनीतिक दल भी इनकी मदद करते हैं, क्योंकि ये वोट काटने वाले दल के रूप में उभरते हैं और उनको पता है कि अगर आदिवासियों के वोट कटेंगे तो किस पार्टी को किस राज्य में फायदा होने वाला है। आपकी राय बहुत संक्षेप है क्योंकि मामला पूरी चर्चा समाप्ति की तरफ है। रमेश जी। राघवेंद्र जी, आपने जो शाहीन बाग का जिक्र किया तो मैं इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती है उनकी भी इसमें बड़ी भूमिका होती है। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है और ये चीज बहुत होता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी किसी राष्ट्र के आंतरिक जो विद्रोह होते हैं, अंतर विरोध होते हैं, तो फंडिंग विरोध करके किसी राष्ट्र की जो पोटेंशियल है, जो गुप्त शक्ति है, उसको वहीं इंगेज करके खत्म करना, ये अंतर्राष्ट्रीय का भी एक बहुत बड़ा काम होता है और इसमें सीआईए भी भूमिका निभाती है और चीन भी भूमिका निभाता है। दूसरी बात आपने ये जो कही कि इनकी जो बड़े राजनीतिक दल इनको साथ देते हैं, तो जब चुनाव की राजनीति बहुत निर्मम होती है, इसमें हमें वोट चाहिए या हम दुश्मन के वोट, विरोधी पक्ष के वोट कट रहे हो, इसके लिए राजनीतिक दल पूरी नैतिकता की सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित, हर प्रकार के हित दांव पे लगा देते हैं, लेकिन वोट या तो मिल जाए या विरोधी पक्ष की वोट कट जाए, इसके लिए ये सभी राजनीतिक दल ये करते हैं। बिल्कुल, एक लाइन में कह सकते हैं कि सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। जैसा एक था ना कि मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए कुछ भी करेगा, तो राजनीति में सत्ता पाने के लिए कोई भी आदमी कितना नीचे उतर सकता है और चढ़ सकता है, नैतिकता को किनारे कर सकता है। मैं लौटूंगा हमारे साथ योगीराज जी इस पूरे मामले में आपकी अंतिम टिप्पणी, क्योंकि 230 हमारे पास विधायक है मध्य प्रदेश में और 35 सीटें एससी की है, 47 सीटें आदिवासियों की है और इसमें सबकी नज़र है कि आखिर ये सीटें जिसके खाते में जाएगी। अगर हंग असेंबली बनती है, ये सब ख्याली बातें हमारी अनुमान है, अगर हंग असेंबली बनती है तो फिर ये सब लोग निर्णायक भूमिका में आएंगे, सौदेबाजी भी करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जब जिसके पास बहुमत नहीं होता है तो फिर विधायक अपने मुद्दों पर समर्थन देते हैं और वो मुद्दे क्या होते हैं ये सबको पता है। आपकी अंतिम राय? जी बिल्कुल सही बात है, ये आगे जाके सब दलाली में तब्दील हो जाते हैं और मैं तो उनको बरसाती खरपतवार मानता हूँ, कोई बहुत भूमिका इनकी रहती नहीं है और अक्सर आप देख रहे हैं ये एक चुनाव के बाद चेंजेस होते चले जाते हैं। इनकी खुद की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मायावती ने बनाई थी, उनने कितना भला कर लिया इस वर्ग का, तो सबसे ज़्यादा इस वर्ग का यदि भला किया तो कांग्रेस ने और बीजेपी ने किया। तो ये अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर नए नए अवतार के रूप में आते रहते हैं और मैंने वो बताया ना कि सत्ता के पहले घर आते हैं और राजनीतिक दलों को, और सत्ता के बाद उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं। तो न इनकी कोई नैतिकता है, ये वोट ज़रूर काट लेते हैं 2-4-5 हज़ार का, और चूंकि आजकल नेक टू नेक फाइट हो रही है, 2-2, 5-5 हज़ार से लोग चुनाव हार रहे हैं, तो एक इतनी इनकी भूमिका बन पाती है। बाकी इनसे कोई नैतिकता की बात करें, ये कोई बहुत बड़ा उत्थान कर देंगे, प्रदेश का विकास कर देंगे, ये सब इन चीज़ों से बहुत कोसों दूर रहते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में हो गई है। उसके बाद चंद्रशेखर रावण भी आज़ाद सामाजिक पार्टी लेकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। इसके पहले हीरालाल अलावा की एक अपनी पार्टी जयेश, वो आदिवासियों के बीच में काम कर रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पहले से ही है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी मोर्चे में है। तो देखते हैं कि स्थितियां क्या बनती, क्या ये सब एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का ये कहना है कि हम गैर भाजपाई और गैर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं, ऐसी हमको अभी एक झलक दिखाई दे रही है। देखते हैं कितना गठबंधन होता है, कौन किसके साथ जाता है, कौन किसके साथ छोड़ता है, ये सब समय बताएगा। लेकिन अभी तो मामला ये है कि चंद्रशेखर रावण मध्य प्रदेश में थर्ड फ्रंट के लिए दस्तक दे रहे हैं।
बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को साधुवाद करूंगा। रमेश सिंह जी आपका भी, संदीप जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।